के बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। ये गठबंधन का बिल्कुल नया ऐलान जंग है। मायावती ने अपने चाहने वालों से खुल्लम खुल्ला कह दिया है, लोकसभा में जीत ही उनके लिए जन्मदिन का तोहफा होगा। 63वें जन्मदिन पर मायावती की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। हसरत को हकीकत में बदलने की अपील उन्होंने अपने समर्थकों से कर दी। वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। समर्थकों ने भी पूरे जोशो खरोश में मायावती को खुश करने के लिए पोस्टर लगा दिए। पीएम बनना चाहती वो पीएम बनेंगी, भैया को पीएम बनाएंगे, उनको पीएम बनाएंगे। और इन सब के बीच मायावती को साथ मिला है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का। आज खुद अखिलेश मायावती के घर गए, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन सवाल यह है कि मायावती का यह सपना कैसे पूरा होगा? मायावती को प्रधानमंत्री पद का तोहफा मिलेगा कैसे? 2019 के लिए महागठबंधन का गणित क्या है? कहीं मुस्लिम वोट पर तो नजर नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद लखनऊ गए, मीडिया के सामने आए तो 45 मिनट के भाषण में 40 से ज्यादा बार सेक्युलर शब्द का जाप करते नजर आए। धर्मनिरपेक्ष देश उन्होंने बनाया। 80 में अगर कोई सेकुलर पार्टी, अगर हमारा कोई सेकुलर पार्टी, लेकिन अगर कोई सेकुलर दल। 3 दिन पहले बने सपा बसपा गठबंधन की नजर भी उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटर पर है। मायावती ने साफ शब्दों में कहा, नमाज पर रोक लगाने की कोशिश क्यों की गई? अब चुनाव के समय में एक सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों के जुम्मा की सामूहिक नमाज पढ़ने के संबंध में भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। सन 1947 के आसपास देश में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या या सरकारी नौकरियों में लगभग 33% थी, जो अब घटकर लगभग 2 या 3% ही रह गई है। इसलिए हमारी पार्टी इनके लिए शुरू से ही यहाँ आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की बरकरार मांग करती आ रही है। वहीं बीजेपी कहती है कि वो पहले से ही सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ पिछले 4.5 साल से आगे बढ़ रही है। अब ये तय मुसलमानों को करना है कि उत्तर प्रदेश में वो किसे वोट देंगे। मुस्लिम वोटर का मिजाज क्या है? 2019 में मुसलमान करेंगे किसका सफाया? जी हाँ, सवाल आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। महागठबंधन बनने के बाद मायावती ने प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, लेकिन यह हसरत मुसलमान वोट के बगैर पूरी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपको एक अंदाजा देना चाहते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों के मन में क्या चल रहा है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने इस महागठबंधन के ऐलान होने के बाद जो सर्वे किया, उससे हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। और जो डेटा हमें बताता है, ये बिल्कुल डेटा आधारित जवाब है, उस पर आपको ले जाना चाहते हैं कि आखिर आज के माहौल में उत्तर प्रदेश की इन 80 लोकसभा सीटों को लेकर मुस्लिम वोटर्स क्या सोचते हैं। बीजेपी के पक्ष में केवल 3% मुस्लिम वोटर्स का रुझान इस वक्त मालूम पड़ता है। यह अहम इसीलिए है क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 8% मुस्लिम वोट पड़ा था बीजेपी को, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में यह घटकर सिर्फ 3% पर रह जाएगा, ऐसा अनुमान फिलहाल है। महागठबंधन को 60% मुसलमान अपनी पहली पसंद इस वक्त समझ रहे हैं, लेकिन क्या मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ दिखाई देता है आपको इन आंकड़ों में? कुछ हद तक हाँ। 35% मुस्लिम वोटर्स की नजर में अब भी कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प है। तो महागठबंधन के पक्ष में मन बनाते हुए 60% के करीब मुस्लिम वोटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर 35% वोटर्स अब भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि जब राष्ट्रीय विकल्प की बात होगी, जब प्रधानमंत्री चुनने की बात होगी, तो कांग्रेस पार्टी उनकी पहली पसंद होगी। और आरएलडी अगर चुनाव लड़ती है, महागठबंधन का हिस्सा बनकर लड़ती है या बाहर लड़ती है, तो लगभग 2% का वोट आरएलडी के खाते में भी मुसलमानों का जा सकता है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपने आंकड़े देख लिए। नलिन कोहली साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत, कांग्रेस पार्टी के लीडर। सुनील साजन समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नईम अब्बास स्टूडियो में हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता।
शाहिद सिद्दीकी राज्यसभा के पूर्व सांसद और जाने माने प्रधानमंत्री मोदी की हिमायत करते हैं अक्सर, और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर हैं, और संजीव तिवारी जी आरएसएस से जुड़े हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। चूंकि आज मायावती जी ने खुलकर इतनी बातें करी, इसीलिए हमने भी चाहा कि देखें कि आखिर यूपी में मुस्लिम वोट की महत्ता क्या है, और उसी का एक डेटा हमने आपके सामने भी रखा है। कोहली साहब, यह डेटा 2-3 बातें बताता है। एक तो यह कि यूपी में आपकी घेराबंदी अब मुस्लिम वोट के नाम पर होगी। मायावती जी ने इसका खुलकर ऐलान कर दिया जब उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए आरक्षण लाना। निवेदन कर रहा हूं, बीच में आपकी ऑडियो इतनी टूट के आ रही है कि मैं सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा आप पूछ क्या रहे हैं या बोल रहे हैं जी। Can you ask them to recall me once more? अच्छा जी, ठीक। कोहली साहब को आवाज मिलने में दिक्कत हो रही है, उसको हम जरा दुरुस्त करते हैं। अब तक मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। सुनील साजन साहब, एक वक्त था आपकी पार्टी के नेता अखिलेश जी, उन्होंने भी हाल फिलहाल में जालीदार टोपी पहनने से कुछ परहेज दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन महागठबंधन बनते ही मुसलमानों की याद आ गई। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है आपने सवाल गलत किया है। समाजवादी पार्टी हमेशा किसान के नाम पर, नौजवान के नाम पर, मुसलमान के नाम पर कभी समझौता नहीं किया, और हमारे आदरणीय नेताजी को तो मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से नवाजा गया। लेकिन हम ये सब इसलिए नहीं करते कि वोट मिल जाए। हाँ, राजनीति में है तो समीकरण बिठाना तो हर राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर राजनीतिक समीकरण नहीं बिठाएंगे तो इस देश में इसी तरीके के झूठे लोग, जुमलेबाज लोग, जो झूठे सपने दिखाते हैं, जो किसान को बर्बाद करते हैं, बेरोजगारों का रोजगार छीनते हैं, जो नौजवानों का, बहन बेटियां जिनकी सरकार में सुरक्षित नहीं, गंगा मैया जहां परेशान हो, गाय माता और सब मिल करके जहां किसानों को बर्बाद कर रहे हो, ऐसी सरकार के खिलाफ समीकरण तो बिठाना पड़ेगा। मेरा काम तो आपने बहुत आसान कर दिया। चुनाव में समीकरण बैठाने के लिए केवल मुस्लिम आरक्षण की याद आई आपको? खुद ही आपने कह दिया। नहीं, देखिए, आखिरी बार कब आपकी पार्टी ने बात उठाई थी मुस्लिम आरक्षण की? 5 साल आप सरकार में रहे थे, आपने क्या किया था? 5 साल सबसे ज्यादा आरोप तो इसी बात का था कि मुसलमानों की चल रही है। पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप याद करिए, वीडियो देखिए मोदी जी ने क्या क्या बोला। अब देखिए योगी जी के बयान क्या क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान क्या क्या बोला। लेकिन क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, जात धर्म पर काम नहीं करते। आरोप कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन हाँ ये सच है कि इस गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश का पिछड़ा दलित मुसलमान एक जगह इकट्ठा हो गया। इसलिए कोहली साहब, अब आपको आवाज मिल रही है? उड़ी हैं। जी सर, मैं शुरुआत में आपसे यह अर्ज कर रहा था कि अब आपकी घेराबंदी मुस्लिम वोटरों के जरिए करने की तैयारी है महागठबंधन की उत्तर प्रदेश में। आज मायावती जी ने इस बात को साफ कर दिया, और हमारा जो सर्वे वो ये भी दिखाता है कि जो कुछ 1% भी आपको 8% वोट मिला करता था मुसलमानों का, उसमें भी भारी कमी इस बार आती दिखाई दे रही है। इसके 3-4 पहलू हैं। पहली बात है, ये इस देश में एक गलत राजनीति हुई है जिसमें सेक्युलरिज्म को इस रूप से प्रस्तुत किया गया है कि अगर हम मुसलमानों के हक के लिए लड़ेंगे तो हम सेक्युलर है, तब और हिंदुओं का तुष्टीकरण हो। और जो असली रूप है सेक्युलरिज्म का वो है अनुच्छेद 14 कि देश में सरकार की कोई धर्म नहीं होता, और साथ ही साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई जितने धर्म के लोग हैं सब समान हैं। तो मुझे लगता है ये जो राजनीति जो चली है, जिसको बहुत पुराने में इस 80 के दशक में भी भाजपा ने कहा था, ये सूडो सेक्युलरिज्म है, असली सेक्युलरिज्म नहीं है। असली सेक्युलरिज्म है जो मोदी जी की सरकार करती है, जो है सबका साथ सबका विकास, कोई लेना देना नहीं कि व्यक्ति का धर्म क्या है। अगर गैस कनेक्शन दी जा रही है महिला को, तो ये नहीं देखना कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, क्या ईसाई है। वैसे ही चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे मूलभूत बातें हो। तो इसीलिए भाजपा की पूरी रणनीति जो है धर्म के आधार पे नहीं है। भाजपा की रणनीति है कि इसके धर्म के आधार पे जो लोग राजनीति करना, इसका विरोध करना, इनको अपना आईना दिखाना, और हम लगातार जो है विकास की राजनीति करें। ये बहस आज बहुजन समाज पार्टी के इस वक्तव्य की वजह से हो रही है, तो इसलिए मैं चाहता हूं पहले एक बार नईम अब्बास इस बात का जवाब दे दें। तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है?
देखिए, तुष्टीकरण करी है आज तक अगर बीजेपी ने करी है। आप अगर देखिए 2014 से लेके 2019 आ गया, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से मॉब लिंचिंग के नाम पे मुसलमानों को मारा गया। आज भी अगर देखें नोएडा जैसा केस आपके साथ, नहीं सुन लीजिए, तुष्टीकरण देखिए, अच्छा सुन लीजिए, मैं गलत बात सुन लीजिए। आपको लगता है देश के हिंदू खुश होते हैं अगर कोई मुसलमान मरता है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, देश के हिंदू कभी खुश नहीं होते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग जरूर खुश होते हैं। वो मालार्पण करने चले जाते हैं उन लोगों को, उनका हौसला बढ़ाने चले जाते हैं जैन सिन्हा, तो वो बीजेपी के ही लोग हैं। मैंने हिंदू नाम नहीं कहा। अब आप मेरी बात सुनिए पूरी। जिस तरीके से आज मुसलमानों को एक नहीं, मैं इस पे जवाब दूंगा, नहीं आप सीधा जवाब दूंगा, जैन सेना पे भी जवाब दूंगा। ना बिल्कुल सुन लीजिए। आज जिस तरीके से मुसलमानों को एक पार्क में, कितनी देर के लिए पार्क में नमाज पढ़ने जाते हैं मुसलमान, और उनको प्रशासन रोक लगा देता है, और बीजेपी ने रोक लगाई है। उसके लिए एक बार भी कहा कि हाँ पार्क में नमाज पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप या तो जगह दीजिए बना करके मुसलमानों के लिए। आप राम मंदिर की बात करते हैं तो कम से कम मस्जिद की भी बात कर लेनी चाहिए आपको। ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है, मुझे आप बताइए। दूसरी चीज, इन्होंने जो 10% आरक्षण लाया है, सुन लीजिए, मैं ठीक है, मैं हम स्वागत कर रहे हैं, उसमें मुसलमान को मौका नहीं मिलेगा। सौरभ जी बिल्कुल हम उसका स्वागत कर रहे हैं और हमने समर्थन किया है, हमने कब मना किया नहीं है। मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की मांग सर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुसलमान को भी पूरा उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना सबको मिल रहा है। जैसे आप ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया इनको मिलता है तो उसको भी मिलना चाहिए। लेकिन आज अगर दलितों और मुसलमानों की हालत आप देखोगे तो बहुत बुरी स्थिति में मुसलमान जी रहा है। आप देखिए उनके लिए, उनके उत्थान के लिए क्या क्या काम किए। आप कोहली जी बैठे, इनसे पूछिए कि कोहली जी ने कितना काम किया उनके उत्थान के लिए। अखलाक जैसा कांड हो गया, आप देखिए अखलाक को किस तरीके से मॉब लिंचिंग में मारा गया। ऐसे कितनी घटनाएं हो गई कि जो मॉब लिंचिंग के नाम पे उनको मारा जा रहा है, और मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ पकड़ के क्या कहा जा रहा है, बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। और सुन लीजिए, चलिए ठीक है, एक मिनट। अभी आरक्षण पर बात हो रही थी ना, तो इसलिए उस पर रहते हैं जरा। और जो भी हमने कुछ आंकड़े आपको दिखाए हैं, मैं रुक करना चाहता हूं शाहिद साहब का। शाहिद साहब, मुझे याद है आप अक्सर एक बात कहते हैं कि लोगों के मन में गलत फहमी है कि मुसलमान जो है वो बिल्कुल एक तरफा वोट करते हैं, या किसी को हराने के लिए किसी एक पार्टी या कैंडिडेट को चुनकर वोट करते हैं। मुस्लिम वोट भी बढ़ता है, ये आपने अक्सर कहा है, मुझे याद है। हमारा डेटा भी ये इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन महागठबंधन बनने के बाद भी 60% वोट महागठबंधन की तरफ जाता दिखे और लगभग 35% लोगों की पसंद कांग्रेस पार्टी बने। इसमें आपको हैरानी है? नहीं, मुझे कतन हैरानी नहीं है, और मेरा मानना यह है कि किसी को भी मुस्लिम वोट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमारी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो समझती हैं कि सिर्फ भाजपा का हवा दिखाकर वो मुसलमानों का वोट ले लेंगी, तो वो गलत है। मुसलमान जो है वो राजनीतिक रूप से अब उसमें काफी जो है वो समझ आई है, और उसे अंदाजा हुआ है कि हम भेड़ बकरियां नहीं है जैसे कोई हाँक के ले जाए। जहां तक आरक्षण की बात है, मुसलमानों को ना किसी ने आरक्षण दिया है, ना कोई दे रहा है, ना कोई देने वाला है। ये सिर्फ एक झूठा एक लॉलीपॉप है जिससे कि हिंदुओं को एक मौका मिलता है, बीजेपी को मौका मिलता है कहने का कि तुष्टीकरण हो रहा है, मुसलमानों को मिलता कुछ नहीं है। मैं जब समाजवादी पार्टी में था उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि 18% जो है हम आरक्षण देंगे। तभी मैंने कहा था राम गोपाल जी से और मुलायम सिंह जी से कि 18% कहां से देंगे आप, क्यों देंगे आप 5-7% की बात कीजिए। इन्होंने कहा नहीं साहब, आप मुसलमान हो गए, कहते हैं 5-7%, हम तो 18%, मुझे पता था नहीं देने वाले हैं। और जब ये जीत के आ गए, मैंने कहा भाई 18% की अब आपको कमेटी बनाइए, सर्वे कराइए, ताकि 18 नहीं तो कम से कम 10% रिजर्वेशन मिले। लेकिन कुछ नहीं किया, एक शब्द नहीं निकाला। 5 साल इन्होंने आरक्षण का नाम नहीं लिया। तो अब फिर आरक्षण की बात करने लगे। मैं इनसे कहूंगा हाथ जोड़ के कि आप जो है आरक्षण का झुंझुना बंद कीजिए, मुसलमान को आरक्षण मत दीजिए, मुसलमान को सिर्फ बराबर की हैसियत दीजिए, उनको शिक्षा का मौका दीजिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए, और हवा मत दिखाइए बीजेपी का। हालांकि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए किसी के लिए भी कुछ नहीं किया, तो मुसलमान के लिए क्या करेंगे। और जो हमारे कोहली साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, वो कहते हैं हमने गैस कनेक्शन में हमने नहीं भेदभाव किया। तो भैया सड़क बनाते हो तो आप उसमें क्या लगाओगे कि इसमें मुसलमान नहीं चल सकते? अरे सड़क बनेगी तो उसमें दलित भी चलेगा, गुजर भी चलेगा। गैस के कनेक्शन मिलते आए हैं पिछले 20-30 साल से, तो जो मिल रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मुसलमान के अलग है, हिंदू के अलग है। तो आपने कोई एहसान नहीं किया कि मुसलमान को हमने कनेक्शन दे दिया, मुसलमान को हमने सड़क पर चलने दे रहे हैं, सड़क बना रहे हैं तो उसमें मुसलमान भी चलता है। ये सब बेकार की बातें हैं। मुसलमान शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो शायद सिद्दीकी कह रहे हैं कि जैसे सवर्ण आरक्षण को लेकर के लोगों ने कहा कि ये झुंझुना है, जुमला है, लॉलीपॉप है जो बीजेपी दे रही है अपर कास्ट को, ऐसे मुसलमानों के लिए भी आरक्षण की बात करना मायावती जी की तरफ से, वो भी केवल और केवल लॉलीपॉप है और झुंझुना है। जफर सरेशवाला इस वक्त यूपी में बहुत घूम रहे हैं, लोगों से खूब बात कर रहे हैं। जफर साहब, ये बताइए, मायावती जी ने आज जो आरक्षण की मांग उठा दी है, क्या मुसलमानों के बीच में इसका कुछ जोर होगा?
सौरभ जी, मैं इसका भी जवाब देता हूं, लेकिन जो आपकी बात है कि यूपी में मुसलमान किसको वोट देगा, उस पर मैं थोड़ी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने 2014 का इलेक्शन बहुत करीबी से देखा था। उस जमाने में मोदी साहब की एक पॉजिटिव नैरेटिव थी, यानी बहुत ही पॉजिटिव। उस जमाने में गिरिराज सिंह जैसे लोग नहीं थे, योगी आदित्यनाथ जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं वो नहीं थी, इनके आसाम के एक जो कांग्रेस के जमाने में मिनिस्टर थे जो इतनी गंदी जुबान, यानी हम लोगों को जिन्ना बताने वाले कि ये जिन्ना आ जाएंगे, यानी सिटीजनशिप बिल के टाइम पे बोलने वाले, इस किस्म की जुबान 2014 में बिल्कुल नहीं थी। तो 2014 के इलेक्शन के जमाने में एक मुसलमान के तबके ने बीजेपी को वोट भी दिया और एक तबका जो है वो न्यूट्रल रहा, इसलिए कि मुसलमान को 2014 में जो मोदी साहब की पॉजिटिविटी थी, गुजरात का उनका जो रिफ्लेक्शन था, उसकी वजह से मुसलमान को मोदी को हराने का कोई इंसेंटिव नहीं था और कांग्रेस को जिताने का कोई इंसेंटिव नहीं था। ठीक, तो मुसलमान खामोश था। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल में, यानी मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मैं कोहली साहब से कहना चाहता हूं कि आपकी 4.5 या 5 साल की जो हुकूमत रही है उसमें आपने कोई ऐसा डेट्रीमेंटल काम तो किया नहीं है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचे या मुसलमानों के खिलाफ कोई काम किया हो, वो तो आपने किया नहीं। लेकिन आपकी नैरेटिव जो है वो ऐसी है कि जैसे आप मुसलमान दुश्मन हो, यानी गोया ये तो ऐसे है कि आपकी फिल्म जो है वो तो कुछ कुछ होता है और आप उसकी पब्लिसिटी गजनी की कर रहे हो, यानी फिल्म जो है मोहब्बत की है और आप वायलेंस की पब्लिसिटी कर रहे हो। तो अगर आपकी पॉलिसी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली होती और ये नैरेटिव होती तो आप एक तरफ बेखास तारीफ कर रहे हैं उनकी, दूसरी ओर उनको तोहमत भी दे रहे हैं जो लोग हैं इनकी छवि बड़ी खराब हो गई है। जफर साहब, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, इसका जवाब मैं लूंगा, इसका जवाब मैं लेता हूं। एक मिनट राजपूत जी और डॉक्टर तिवारी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राजपूत साहब देखिए, सवाल अभी जो बातें कही जफर सरेश वाला ने, आप उस पर भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि उनका मानना है इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुसलमान इनको अपने दिल से निकाल बाहर करें, लेकिन जो डेटा ये बड़ा अहमियत रखता है। आपका महागठबंधन में ना होना कितना नुकसान पहुंचा सकता है इस विपक्षी एकता को, वो कम से कम मुस्लिम वोट में नजर आ रहा है। 60% दूसरी ओर, 35% आपकी ओर। सौरभ भाई, मैं आपके इस डेटा को नकारता हूं, नंबर 1। नंबर 2, ये डेटा किसी भी सूरत में कानून सम्मत नहीं है और इस डेटा के लिए मैं आप लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि इस देश को हिंदू और मुसलमान की बहस में बांटना बंद कर दीजिए। सेकुलर सनातन धर्मी भी उतना ही है जितना मुसलमान सेकुलर है। और आज की किसको कह दिया कम्युनल वोट जाएगा? हमने किसको कम्युनल कह दिया, बता दीजिए। आगड़ा, पिछड़ा, दलित, किसको कम्युनल हमने कह दिया? 2 मिनट। नहीं, आपने तोहमत लगाई है मेरे पे, तो मुझे बोलना पड़ेगा। मुसलमानों के नाम पे वोट मांगे आप लोग, बिल्कुल, लेकिन सवर्णों के नाम पे वोट मांगे आप लोग, टिकट जातिगत जारी करें सारी राजनीतिक पार्टियां, और आप मीडिया के कंधे पर गोली रखकर चलाना चाहते हैं। वाह साहब वाह, कहिए अब। मीडिया के कंधे पर गोली रख रहा हूं और मुझे जो कहना था कह दिया मैंने, बोलिए। सीधे मार रहा हूं, बोलिए। हाँ, मैं आपको पूरी चेतावनी दे रहा हूं कि हिंदू मुसलमान की बहस करना बंद कर दीजिए इस देश में, और इसी बहस से आप लोग मंदिरों में घूमना बंद कर दीजिए, टोपियां पहनना बंद कर दीजिए और काम कीजिए हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। हमें कोई बहस नहीं करनी पड़ेगी। सुन लीजिए, आप ही के साथ ही हुआ करते थे ना ये मायावती जी, समाजवादी पार्टी के नेता। चूंकि मुसलमानों को आरक्षण, मुसलमानों को आरक्षण क्यों चुनाव में याद आता है? सौरभ, मुझे चेतावनी देना बंद कीजिए आप जी, इस बात का सवाल। हाँ, ये चेतावनी भी दूंगा मैं, और मायावती से पूछना है तो मायावती से पूछिए, और मेरी चेतावनी आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि देश नहीं चाहता हिंदू और मुसलमान। अरे तो नहीं चाहता तो मत आए कीजिए बहस में, मत आए कीजिए बहस में, आप बहस में मत आए कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिए सर, सुनिए, ये अपने घोड़े से नीचे उतरिए जरा, हाई हॉर्स पे मत बैठिए, कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है आपकी पार्टी के पास। 20% मुस्लिम वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर और कोई पार्टी नहीं है, और आपकी पार्टी को मिला करके बोल रहा हूं, जो चिंता नहीं करती है वोट बैंक की। तो खामखा की लफाजी मत कीजिए कि हम साहब बड़े महान हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। सौरभ शर्मा, हमें हर हिंदुस्तानी की चिंता है। हमारा छोड़िए, अरे लेक्चरबाजी बंद कीजिए। आपको अगर पॉइंट पे आना तो पॉइंट पे आइए। चिंता नहीं है, हाँ, लेक्चरबाजी बंद कीजिए। आपको लेक्चर सुनने के लिए नहीं बुलाया हमने। क्या हमें पिछड़े की चिंता नहीं है? ऐसा है सौरभ जी, अपनी भाषा पे जरा लगाम रखें। आप मुझे चेतावनी पे चेतावनी दे रहे हैं और मुझ पर मुझे कह रहे हैं कि मैं अपनी भाषा पर लगाम रखूं। जी बिल्कुल, मैंने आपसे कोई अपशब्द नहीं कहा, बहस करेंगे। मैंने आपसे कोई अपशब्द नहीं कहा, दूंगा। मैंने आपको कोई अपशब्द नहीं कहा अभी तक।
मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा और आप लगे मुझे चेतावनी लगाने। वाजिबा होगा उसके लिए मुझे खेद है। अगर आपने अपशब्द नहीं कहा तो उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन अब आप सुन लीजिए थोड़ा सा हिंदू और मुसलमान के बारे में भी और यूपी के बारे में भी। आप यहां पर गरीब और अमीर की बात नहीं करेंगे, आप यहां पर आरक्षण की बात नहीं करेंगे, आप यहां पर पिछले 4 साल में 4.5 साल में 10 करोड़ रोजगारों की बात नहीं करेंगे, किसानों की आत्महत्या की बात नहीं करेंगे, C2+50 की बात नहीं करेंगे, मेरे बच्चों को जो BEd TET के बच्चे उनको रोजगार नहीं मिला, पुलिस के बच्चों को रोजगार नहीं मिला, और 2011 से लेकर 2018 तक लाखों पद उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। और आप बात करेंगे कि हिंदू और मुसलमान और 60% मुसलमान गठबंधन को और 35 कांग्रेस को 3 इसको। अब मैं और नहीं सुन सकता आपकी ये बातें। मैं आपको एक सलाह देकर के दूसरे मेहमान पे जा रहा हूं कि आपने अपना सारा समय मुझ पर तोहमत लगाने में लगा दिया। आपको एक सलाह देता हूं छोटी सी, कांग्रेस दफ्तर के अंदर इंडिया टीवी लगवा लीजिए और अपने घर में भी, और दिन में कम से कम 8 घंटे देखा कीजिए, तो आपको अंदाजा लगेगा कि इंडिया टीवी पर क्या दिखाया जाता है, कौन से सवाल उठाए जाते हैं और क्या बातें की जाती हैं। इससे ज्यादा मुझे कोई सफाई देनी नहीं है आपको, क्योंकि मेरा वक्त कीमती है कम से कम इस प्रोग्राम में। अगर आपने अपने वक्त को जाया किया तो मैं नहीं करूंगा। बहरहाल डॉक्टर तिवारी छोड़िए सर, सुरेंद्र राजपूत जी छोड़िए। आपको अगर नहीं करना था ये प्रोग्राम तो आप ना आते, ये तो आपकी चॉइस थी। आप खामखा यहां करके वक्त बर्बाद कर रहे हैं औरों का। डॉक्टर तिवारी जी, मैं सौरभ जी 2 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो स्पष्ट रूप से अभी सुरेंद्र राजपूत जी की बातों से दिखाई दे रहा था कि इनसे एक छोटा सा सवाल पूछा गया। यह तो एरोगेंस बता रहा है कांग्रेस का, इनका घमंड बता रहा है कि अगर इनसे कोई प्रेस का व्यक्ति प्रश्न भी पूछता है तो यह किस तरह से उसको पूरी तरह से लांछन लगाते हैं। और दूसरा, इनकी झुझलाहट बता रही है, इनका फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि अगर इनको महागठबंधन में नहीं लिया गया, आप देखिए कैसे हंस रहे हैं, और इनको नहीं लिया गया और इनके हाथ से मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है तो इनको कितनी झुझलाहट है। आपने एक मंडी के रूप में पिछले 70 वर्षों तक मुस्लिम वोट बैंक को यूज किया है, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो मुस्लिम पिछड़े हुए हैं, अगर उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उनकी शिक्षा जो नहीं हो उसके लिए कांग्रेस पार्टी है। और जहां तक एक बात रही सुनील साजन जी का, वो बहुत अच्छी बात बता रहे थे, मैं उनकी कुछ बातों से एग्री भी था, और मैं 1-2 चीजों पर उनके प्रकाश डालना चाहूंगा। 2011 में शासन में आने के बाद से 2016 तक केवल उत्तर प्रदेश में 12,000 कम्युनल वायलेंस हुए इनके टाइम में, और यह कम्युनल वायलेंस 3 गुना बढ़ गए इनके समय में। यही नहीं, जो 75 डिस्ट्रिक्ट है उनका अगर जिले के हिसाब से अगर आप डाटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा मुस्लिम और हिंदू के बीच में अगर राइट्स हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और बसपा के टाइम में हुए, जो पिछले 10 सालों में हुए। क्या बीजेपी के राज्य मुसलमान बहुत खुश है? एकदम खुश है, एकदम खुश है, और शांति है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, शांति है। मैं बताना शांति है। 7 जिले आपने जितना दबा के रख दिया, जहां 400 से लेकर 846 हर उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हर जगह मुसलमानों को दबाया जा रहा है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ऐसे थे जहां 400 से लेकर 850 तक राइट्स 5 साल में हुए हैं। चलिए ठीक है, 27 जिले ऐसे थे जहां नलिन साहब आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इसका जवाब शाहिद सिद्दीकी ने। शाहिद सिद्दीकी, ये जो डेटा बार बार कोट किया जाता है, कितने दंगे किसके राज में और बीजेपी के राज में दंगे नहीं होते, क्या ये पैमाना है मानने का कि मुसलमान समृद्ध और खुशहाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जो ये जिस शांति की बात करते हैं, ये तो एक तरह से तूफान से पहले की खामोशी है। ये कब्रिस्तान की खामोशी कह सकते हैं, शमशान की खामोशी कह सकते हैं, लेकिन मुसलमान बहुत खुश है, ये एक सच्चाई है। और मैं तो चाहता था कि मुसलमान भाजपा के राज में खुश हो, उसके साथ जुड़े, जैसा कि जफर सरेश वाला कह रहे हैं। मैं भी यही चाहता था, और मेरी भी ये उम्मीद थी कि हम एक पुल बना पाएंगे और सारी देश के अंदर जो झगड़े हिंदू मुसलमान के नाम पे हुए वो खत्म होंगे। लेकिन भाजपा का जो नैरेटिव रहा है, जो मैसेज गया है, वो ये गया और नीचे समाज में गया है। आज सड़क पे चलना मुश्किल है, हर आदमी इतना भयभीत है मुसलमान, जितना कभी नहीं था। ये मैं आपसे सच्चाई बता रहा हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश से भयभीत हैं। हम एक सर्टेन क्लास से, एक भाजपा का जो एक सेक्शन है विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, उससे भयभीत नहीं है। वो एक माहौल पैदा कर रहा है, उस माहौल की वजह से जो काम भी किए हैं अगर अच्छे, जैसा कि जफर सरेश वाला कह रहे थे, उन कामों का नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है। ठीक है, उसको बदलने की जरूरत है। ये कह देना कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, ये मैं समझता हूं। चलिए नलिन कोहली बताएंगे कि ये जो आपकी दिक्कत है, खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स के साथ, मुस्लिम नागरिकों के साथ भारत देश के, ये क्या सिर्फ परसेप्शन की दिक्कत है या वाकई मुसलमान
आपके राज में अगर कोई शिकायत महसूस करता है तो उसे लगता नहीं है कि उसकी उन शिकायतों को दूर करने के लिए आपकी सरकार कोई काम करेगी। मायावती ने महागठबंधन बनने के बाद आज अपने जन्मदिन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री बनने की हसरत की ओर इशारा कर दिया और साथ ही साथ मुस्लिम आरक्षण की मांग उठाकर यह भी साफ कर दिया कि मुस्लिम वोट कम से कम उत्तर प्रदेश की लड़ाई में कितनी अहमियत रखता है। कोहली साहब, ब्रेक से पहले जफर सरेशवाला और शाहिद सिद्दीकी दो बातें इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि आपका काम भले ही मुसलमानों के खिलाफ न रहा हो, मुसलमानों के खिलाफ आपने कोई कदम ना उठाए हो, लेकिन परसेप्शन है और वो परसेप्शन आंकड़ों में भी नजर आता है। आपने अगर 3 तलाक का काम, जैसा कुछ लोग कहते हैं, मुसलमान वोट में बंटवारा कराने की कोशिश के तहत किया था, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनी, 3-4 थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं सब जवाब दूंगा। मुझे समझ नहीं आया कि शाहिद भाई जो मेरे मित्र हैं, बड़े भाई भी हैं, उन्होंने ऐसा कहा, कैसे कह दिया कि सड़क बनती है तो हम क्या किसी मुसलमान भाई या बहन पर कोई स्पेशल फेवर कर रहे हैं। थोड़ी ना ऐसी कोई बात है। आप जब प्रश्न पूछा जाता है, भाजपा मानती है अनुच्छेद 14 कहता है एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर लॉ, तो हम ये बता रहे हैं कि हम तो हिंदुओं के लिए विशेष कोई बात नहीं कर रहे, बुद्ध के लिए नहीं कर रहे, ईसाई के लिए नहीं कर रहे, मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे, भारतीयों के लिए कर रहे हैं। तो वो थोड़ी ना वापस फेंक कर हम पर कह देंगे कि आप जो है कोई फेवर कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो ड्यूटी सरकार की है वो सब भारतीयों को एक समान करना। जफर भाई ने बात रखी कि देखिए ऐसा ये नैरेटिव जो है आपके कंफ्यूजन है, आप बुरा नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग हैं। मैं काउंटर कहता हूं, और अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 हर इंसान को, भारतीय नागरिक को यह अधिकार देता अपनी बात रखे। क्या भाजपा की पॉलिसी बदली है? किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति, वो अपने विचार को रख रहे हैं, वो उनका निजी विचार है। सरकार की किस नीति में वो विचार जो है दिखाई दे रही है। मैं इसका एक काउंटर बोलता हूं। फिर एक तीसरे मुसलमान भाई है, उनका मैं नाम नहीं जान पाया, लेकिन उन्होंने बड़ी अजीब बात कही कि भाई नमाज हम जो पढ़ने जाएंगे तो हम, ये कौन सी बड़ी बात है अगर हम पार्क में हैं? क्या सरकार का ये काम है देखने के लिए कि हर पार्क के अंदर में हिंदू जो है जाकर अपने रोज बैठ के कोई पूजा पाठ करे या कोई मुसलमान भाई जाकर अपना नमाज पढ़े? ये कैसे हो सकता है? अधिकार कैसे कर सकते हैं? पब्लिक स्पेस है। और क्या सरकार मस्जिदें बनाएगी तो फिर ये क्यों नहीं मांग उठेगी कि भाई सारे हिंदू जो है कहे कि हमारे लिए आप मंदिर बनाइए, सिख कहें हमारे लिए गुरुद्वारे बनाए? देखिए आप, तो ये हर चीज की एक सीमा होती है। फिर कहना कि हाँ बिल्कुल, जिसने भी किसी को मुसलमान कहकर खराब कहा, जिसने किसी की दाढ़ी खराबी कहा कि जय श्री राम करो, उन्होंने कहा काम में खराबी नहीं है। आप युवराज सिंह अगर ये कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बन पा रहा है, इसलिए देश के हिंदुओं के मन में मुसलमानों की नफरत पैदा हो रही है, ऐसे बयान आना और एक केंद्रीय मंत्री की तरफ से बयान आना, मैं खत्म कर बयान आना रामजादे और दूसरे जादे वाले, ऑडियो ठीक नहीं है। अच्छा, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, 1 मिनट सौरभ भाई, एक दिक्कत है, आपका ऑडियो वेव में आ रहा है, कभी सॉफ्ट है कभी लाउड है। मुझे वैसे ही प्रोग्राम सुनने में दिक्कत है, आप प्रश्न पूछते हैं सुनाई नहीं देता है। अच्छा, बहुत तहजीब से मैं आखिरी बात कह रहा हूं, प्रश्न पूछे जरूर दूंगा जवाब। और मैं कह रहा हूं जो व्यक्ति किसी भी भाई का, और मैं कह रहा हूं क्यों हिंदू मुस्लिम कोई किसी भाई का, चलो मुसलमान भाई का कत्ल कर दिया उन्होंने गाय के नाम पर, क्रिमिनल एक्ट है, जेल भी जाना चाहिए, फांसी भी चढ़नी चाहिए, लेकिन हर चीज में तुरंत कह देना कि भाजपा ये करा रही है। पूरे विश्व में हर रोज जो है आतंकवादी इस्लाम का दुरुपयोग करते हुए, उसका नाम इस्तेमाल करते हुए इंसानों को मारते हैं। क्या ये कहना उचित है कि किसी धर्म की गलती है इसमें, या सारे भाई ऐसे? ठीक है कोहली साहब, जफर सरेशवाला, आपने प्रॉब्लम तो बता दी कि प्रॉब्लम इनकी है नैरेटिव की, परसेप्शन की मुसलमानों के बीच में। वजह क्या है? ये कहना प्रोपेगेंडा है तो दूसरों का। नहीं देखिए सौरभ जी, मैंने आपको कहा कि बहुत जैसे मुझे बोलने की स्वतंत्रता है। सुनिए, सॉरी मुझे लगा आप मुझसे पूछ रहे, सौरभ जी और से पूछे, अगर पता नहीं पड़ा। सौरभ जी, अगर इनके बीजेपी के ऑर्डिनरी वर्कर ये जुबान इस्तेमाल करते तो हमें कोई एतराज नहीं था। अभी हाल ही में आपका सिटीजनशिप का जो बिल आया, उसमें आपके जो नॉर्थ ईस्ट को संभालते हैं शर्मा साहब कोई ऑर्डिनरी आदमी है? उनकी इन्वर्टेड कॉमा में लैंग्वेज बताऊं मैं कोहली साहब, कि ये तो जिन्ना आ जाएंगे। कोहली साहब आपको मैं जिन्ना लगता हूं? मैं जिन्ना की औलाद लगता हूं आपको? क्या आपको मैं बाबर की औलाद लगता हूं? ये मैं नहीं आपके गिरिराज सिंह साहब जब जुबान खोलते हैं तो कुछ गंदगी करते हैं, तो गिरिराज ऑर्डिनरी आदमी है। अगर ऑर्डिनरी वर्कर बीजेपी का ये बोलता तो कोहली साहब हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन ये इतने बड़े पद पे रहने वाले
जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, इससे उनके माइंडसेट का अंदाजा आता है जी कि इस माइंडसेट के लोग मुल्क पर हुकूमत करेंगे। चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब दे देते हैं, उसके बाद राजपूत जी और क्या इसको आप इसका क्या जवाब देंगे? आप जवाब ले लीजिए। नहीं, मैं देता हूं जफर भाई। दो चीजें, जैसे अब गिरिराज जी का आपके सामने बैठा है ना, तो अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी, दूसरे की जिसकी अच्छी लग रही है, मोदी जी ने कभी कुछ कहा बताइए, तो मोदी जी की बात आगे रही है। अब दूसरा आपने हेमंतो भाई से कहा, कुछ कहा ही नहीं। हेमंतो भाई का मैं जवाब देता हूं। देखिए, आप भारत की स्थिति को असम से अलग मत करिए। एक मिनट मैं कह देता हूं, बता रहा हूं। असम में टोटल जो है बांग्लादेशी इमिग्रेंट है, लोगों ने पार्टियां लेकर अपना काम किया है उनको लाने का। तो जिन्ना ने देश को विभाजित किया, तो जिन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश का एजेंडा रखा, ये उन लोगों के खिलाफ कहा जा रहा है जो आज भी वो घुसपैठ करा रहे हैं। असम का तो बेचारा मुसलमान खत्म हो गया है, इंडिजिनस मुसलमान की कोई औकात असम में भी नहीं रही। ये लड़ाई उन सब के लिए जो इंडिजिनस है असम की। अचानक जिन्ना वो है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को जिन्ना कहा उन्होंने। सुनील साजन, कुछ आपको जो सफाई पेश की कोहली साहब ने वो पसंद आई? बिल्कुल स्पष्ट रूप से 100% मैं बोल रहा हूं आपसे। नहीं सौरभ जी, क्योंकि कोहली साहब बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और वो संविधान की कई बार अनुच्छेद में वो बात करते हैं। मैं केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से वो ये कह रहे हैं हम जाति धर्म पे नहीं, हम भारतीयता पे बात करते हैं। यूजीसी की एक रिपोर्ट आई है, 496 विश्वविद्यालय हैं इस देश में, जिसमें 36 ओबीसी के वीसी हैं और 6 वीसी एससी के हैं। तो क्या यही सबका साथ सबका विकास है? यही भारतीयता है? मतलब ओबीसी और एससी आपको भारतीय नहीं नजर आते? ये पैमाना है आपके सबका साथ सबके विकास का। एक दूसरी बात, अभी एक सम्मानित साथी ने कहा कि सपा की सरकार में दंगे होते थे। अरे दंगे कराने वाले आज सरकार में हैं। आप ये तो बताइए, जो दंगे होते थे उसके पीछे कौन था? यही भारतीय जनता पार्टी। हाँ, मतलब आपने रोका क्यों नहीं? अगर आप सरकार में थे, मतलब आप अक्षम थे, मतलब नाकाम सरकार थी आपकी। नाकाम सरकार में थे और फिर सरकार में आना चाहते। बिल्कुल रोका, एक नहीं रोका आपने। और आज जहां तक सवाल हम जिस मुद्दे की कर रहे हैं, ऑथेंटिक आंकड़े हैं। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, हम तो आपकी सुनते हैं, आप भी सुन लीजिए। सुन रहा हूं मैं। आप जब आप गठबंधन को लेकर के 2019 की बात करेंगे तो देखिए सौरभ जी, 2014 का नारा हमको याद है और कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन उन्हीं मोदी जी के लिए परसेप्शन बदला है। अब अगर किसी छोटे बच्चे से कहिए देश का चौकीदार, तो आगे वाली लाइन वो पूरी कर देता है। वो क्यों? क्योंकि आपने जो सपने, वो छोटे बच्चे किन परिवारों के हैं ये तो मैं नहीं कह सकता। ये कह रहा है कि हर छोटा बच्चा वो नारा पूरा कर देता है, ये तो गलत होगा। खैर, छोटे बच्चे रोते भी हैं उस व्यक्ति के लिए। आज सुरेंद्र राजपूत आप नाम ले रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, अब तो आपको लगा होगा कुछ देश को रुलाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने भी किया है। नोटबंदी जब करी तो आपने सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर बच्चों को रुलाने का काम, आप सुन लीजिए ना सर, होंगे ही, आप दोनों में गठजोड़ है भाई। रुलाने का काम तो आपने किया है कि आप दोनों में गठजोड़ क्यों है? अरे भैया, आपने ये बोल रहा हूं आपको, आप दोनों में सहमति है। मैं एक उत्तर देना चाहता हूं। अच्छा, एक मिनट, नईम साहब और डॉक्टर साहब, आप एक साथ दोनों के बाद छोड़िए, आगे सुनील साहब एक मिनट। अब मैं सुरेंद्र राजपूत जी का रिएक्शन लेना चाहता हूं। पिछली बार बहुत नाराज हो गए थे, अब आप भी नॉर्मल है, मैं भी नॉर्मल हूं। सुरेंद्र जी देखिए, ये डिबेट हिंदू मुसलमान का नहीं है। अब तो आपको लगा होगा जो चर्चा में विषय आए हैं ये मुसलमानों के सरोकार के विषय आए हैं। यहां पर सच्चर कमेटी की बात आपने की है तो लोगों ने यह भी पूछा है कि जफर सरेशवाला जैसे लोगों ने कि मुसलमान कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो उसकी वजह क्या है। तो सर ये भी मुद्दे हैं और यही हम उठाने की कोशिश कर रहे थे। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो सफाई पेश कर रहे हैं कि हमारा सबका साथ सबका विकास एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, और ये खुद नहीं कह रहे, लेकिन जिन लोगों की बातें बुरी लगती हैं मुसलमानों को, इनका कहना है कि वो अल्पमत में है।
देखिए, अल्पमत और बहुमत की बात नहीं है। नलिन कोहली जी जैसे अगर देश के सरबराह हो जाए तो ना भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रॉब्लम है, न किसी लोकतांत्रिक दल से कोई प्रॉब्लम है। लेकिन नलिन कोहली तो एक ही है ना, इनके यहां बाकी अल्पमत में नहीं है, बहुमत में है। हमारी सच्चाई यह है कि जब जफर सरेशवाला ने कोई प्रश्न उठाया तब नलिन कोहली ने कहा कि मैं भी तो हूं। जब गिरिराज सिंह के ऊपर, साक्षी महाराज के ऊपर, साध्वी निरंजना के ऊपर और तमाम हेमंत बिस्वाल शर्मा के ऊपर, इन जैसे हजारों लोग हैं, जयंत सिन्हा के ऊपर जब प्रश्न उठे, मैं एक प्रश्न आदरणीय नलिन कोहली जी से करना चाहता हूं। विद्वान प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। आपने कहा कि नमाज पार्क, बिल्कुल, देश में एक संविधान है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है, तो नमाज पार्क में नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन आरएसएस की शाखा पार्क में क्या कोई किसी से पूछ के लगती है, या गवर्नमेंट कहीं कोई उसको नोटिफिकेशन जारी किए हुए? तो अगर आरएसएस की शाखा लग सकती है 10 मिनट 1 घंटे के लिए, तो आधे घंटे के लिए नमाज भी हो सकती है। चलिए ठीक है, आपकी बात का उत्तर या तो किलो में नाप लीजिए या आप लीटर में नाप लीजिए। लेकिन वैसे क्या आप आरएसएस की शाखा को कोई धार्मिक गतिविधि मानते हैं? नहीं, इसका बड़ा सरल जवाब है, बहुत अच्छा सवाल। वैसे मैं कहूं राजपूत जी, थोड़े लाइट मूड में भी कहूंगा, आपने सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा, मैं जरूर कहूंगा। और मैं मानता हूं आपके एंकर भी, सौरभ भी मान रहे होंगे, बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। लेकिन फर्क इतना है कि शाखा में कोई ऐसा रोक नहीं है कि यहां पर सिर्फ हिंदू आएंगे। शाखा में मुसलमान भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, बौद्ध भी आ सकता है। नमाज केवल धर्म के आधार पे है, इसीलिए थोड़ी सी चूक हो गई ना। तो मैंने गलत कह रहे हैं, कोहली जी आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। देखिए एक मिनट, बहुत सारे देखिए सुरेंद्र जी, मेरा कहना केवल इतना है, आपने सवाल पूछा, जवाब नलिन जी देंगे, लेकिन आप आरएसएस की शाखा को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी तो कह सकते हैं, उसको धार्मिक एक्टिविटी नहीं कह सकते, इसलिए नमाज पढ़ने से उसकी तुलना नहीं हो सकती। देखिए, ये सोशल एक्टिविटी है और क्लियर कट अनुच्छेद 19 के पार्ट 1 में लिखा हुआ है कि कोई भी पिस्तौल बिना आर्म के कहीं सोशल एक्टिविटी है। और जहां तक ये रिलीजियस एक्टिविटी की बात है, अगर उससे किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्बेंस है तो उसके ऊपर रोक लगाया जा सकता है। चलिए ठीक है, लिखा हुआ है, दोनों संविधान के अलग अलग अनुच्छेद दोनों भागों को डील करते हैं। नहीं अब्बास सवाल पूछने पर बोले नहीं, और तिवारी जी संविधान की बात करते हैं, संविधान को ठीक से पढ़ा कीजिए। तिवारी होगी बात खत्म हो गई। राजपूत जी 1 मिनट बोलिए। सौरभ जी, दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, इन्हीं के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने खुद आके जो है पीछे करके ये कहा कि हाँ, इस सरकार में दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर ब्राह्मण, बनिया और उनको तो ये दो सीट दे देंगे, वो नहीं बोलेंगे, मिलते हैं, सुन लीजिए, उनको 2 सीट दे देंगे, वो चुप हो जाएंगे। और दलित और मुस्लिम मरता था, वो 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो उन्होंने कहा भेदभाव, ये सबके साथ सबका विकास है। आप मुझे बताइए है क्या? ऐसे बहुत सारे आंकड़े में दे सकता हूं आपको, मेरी सुन लीजिए। अच्छा, आपने कह दिया भाई आरएसएस की शाखा लग सकती है, ऐसे तो बहुत सारे जो है जागरण भी होते हैं ऐसे पार्कों में, उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। सुन लीजिए, परमिशन लीजिए। आप बताइए कि आप अगर किसी पार्क में टहलने के लिए जाते हैं, आपसे नहीं हो रही है, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, तो आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। 9 साल से नमाज हो रही है, एकदम से आप पाबंदी लगा देते हैं। 9 साल से नमाज हो रही है उस पार्क के अंदर, एकदम से आप जो है आके जो है नोएडा के पाबंदी लगा देते हैं। पार्क में पाबंदी लगाई गई है और इसलिए लगाई गई है। अच्छा ठीक है, बताइए दो न्यूट्रल इंसान है इस पैनल में, बिल्कुल निष्पक्ष बात। एक मिनट, निष्पक्ष बात करने वाले 2 लोग हैं जिन पर कोई किसी पार्टी के साथ जुड़ा होने का इल्जाम नहीं लगा सकता फिलहाल, जफर सरेशवाला और दूसरे शाहिद सिद्दीकी। जफर साहब, ये मुझे बताइए, आप उत्तर प्रदेश में जो घूम रहे हैं, ये माहौल जो आपने मुसलमानों के बीच में बीजेपी के लिए पाया है, ये 14 से बनना शुरू हुआ है या 17 में योगी सरकार बनने के बाद इसमें कुछ इजाफा हुआ है? बिल्कुल सौरभ जी, ये 1 साल में बड़ा चेंज आ गया है। और आप एक बात याद रखना कि इस मुल्क में मुसलमान 25 करोड़ है। अगर मुसलमान जीत नहीं सकता तो हराने और जिताने की ताकत रखता है। और अब तक मुसलमान का वोट स्प्लिट हो जाता था। अब जो है यूपी में जो मैं देख रहा हूं, जो लोगों को मिला और जो बात आ रही है सामने, वो हर उस कैंडिडेट को वोट करेंगे जो बीजेपी को हरा सकता है। तो ये बात सेक्युलर नॉन सेक्युलर की नहीं है, ये बीजेपी ने लिटरली दे हैव बीन पुश्ड टू द वॉल। ठीक है, उनको इन्हें दीवार पे फेंक दिया है। तो उसके लिए अब जो है
अब वो मुसलमान का वोट जो है वो स्प्लिट नहीं होगा, 20% वोट छोटा नहीं होता। ठीक है, अगर वन साइडेड हो तो वो काफी बड़ी बात कह रहे हैं जफर सरेशवाला, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार मुस्लिम मतदाता बिल्कुल मन बनाकर बीजेपी के उम्मीदवार को हराने के लिए वोट करेगा और एकमुश्त वोट करेगा। ये उनकी अपनी असेसमेंट है, उनका अपना अनुमान है। ठीक है, स्वागत है आपकी राय का। शायद सिद्दीकी मानते हैं इससे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने सर्वे कराया, बहुत अच्छा किया, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन अगर आज आप सर्वे करा लें ब्राह्मणों का, अगर आप सर्वे करा लें जाटों का, अगर आप सर्वे करा लें दलितों का, तो भी आपको 2014 के मुकाबले में काफी फर्क नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान नाराज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान का वोट बदला है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप वो सर्वे नहीं करा रहे। सर्वे करा लीजिए। मैं तो जमीन पे जाके वो सर्वे भी कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि नाराजगी अक्रॉस द बोर्ड है और योगी जी के आने के बाद है। सिर्फ इसलिए नहीं कि योगी जी बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं, बल्कि इसलिए कि योगी जी फेल हो गए हर फ्रंट पे, और बीजेपी सरकार बहुत सारे फ्रंट पे फेल हुई है। खासतौर पे देहात के अंदर जो फार्मर है, जो किसान है, वो बेहद नाराज है। इसलिए सारा जो है दोष मुसलमान के सर पे मढ़ना और कहना कि मुसलमान हराना चाहता है। अरे भाई, मुसलमान नहीं हराना चाहता जफर सरेशवाला जी, बहुत लोग हराना चाहते हैं और बहुत कम्युनिटीज हराना चाहती हैं। इसलिए बीजेपी की हालत कोई बहुत अच्छी है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं और इस राज्यों की बात नहीं करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनकी हालत खराब है। और ये गठबंधन आने के बाद बहुत सारा जो बैकवर्ड वोट है, दलित वोट है, माइनॉरिटी वोट है, वो एक तरफ जाएगा। वो इसलिए नहीं जाएगा कि वो हिंदू और मुसलमान के सवाल पे, बल्कि इसलिए जाएगा कि योगी सरकार फेल हो गई है। मोदी सरकार से ज्यादा योगी सरकार। अच्छा, शाहिद साहब आपने इतना कहा, आपने इतना रिएक्ट किया इनकी बात पर, जफर सरेशवाला की बात पर। इसमें कहीं कोई इस बात का डर है कि अगर जो बात जफर सरेशवाला कह रहे हैं कि मुसलमान नाराज है तो वो बीजेपी के खिलाफ एक वोट करेगा? इससे कोई मैंने आपके सर्वे पे रिएक्ट किया है कि सर्वे और भी करा लीजिए आप। इससे कहीं कोई आप सरेशवाला की बात पे रिएक्ट नहीं किया। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि क्या इससे सर्वे कराइए ना, क्या इससे आप जाटों के कराइए, ठीक है सर, ब्राह्मणों के कराइए सर, ठीक है। आपके सामने तस्वीर आई है मुसलमान। मैं इतना कह रहा था कि क्या इससे कोई काउंटर पोलराइजेशन का खतरा, बीजेपी इसको पिकअप कर सकती है, इस मुद्दे को इस बिना पर चुनाव में जा सकती है? क्या ये भी खतरा देखते हैं आप? फिर नलिन कोहली से जवाब देता हूं। नहीं होने वाला। इस बार काउंटर नहीं होगा। कोशिश कर लें। मंदिर का कार्ड भी नहीं चला है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी नहीं चला, यहां भी नहीं चलेगा, मैं आपको बता दूं। नलिन कोहली, कितनी कोशिश कर लें। नलिन कोहली जी, नहीं चलेगा ये मुद्दा। राम मंदिर को लेके कई बार डिबेट्स हुए हैं। हर बार ये पूछा जाता है, मैंने हमेशा कहा है कि राम मंदिर राजनीतिक एजेंडा है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही कह रही है कि एक भव्य राम मंदिर बने अयोध्या में, राम जन्मभूमि स्थल पर। अयोध्या में ही राम मंदिर बनेगा, इसमें ये करोड़ों लोगों की आस्था है। लेकिन या तो कोर्ट के आदेश के बाद या निगोशिएटेड सेटलमेंट। अब दूसरी बात है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे कह रहे हैं शाहिद भाई कि राम मंदिर का विषय जो है हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में उठाया। जिस विषय को उठाया नहीं वो एक काल्पनिक बात हो गई इनके। फिर काल्पनिक बात के ऊपर में उन्होंने काल्पनिक अपना उसका आकलन भी कर लिया कि भाई ये तो फेल हो गया। नहीं, जो वो फेल कहां से होगा? ना तो सक्सीड हो सकता था ना फेल हो सकता था। हनुमान कब उठा लिया आपने? आपने तो जरूर कहिए और बजरंग बली का उठाया ना। अरे बजरंग बली नहीं चला। कर लो शायद भाई, जो कांग्रेस को वोट देगा वो अली को वोट दे रहा है। साहब वो जरा कंप्लीट कर लें अपनी बात, उनको वैसे ऑडियो आने में कुछ प्रॉब्लम है। बोलिए ना, मुख्यमंत्री ने उठाया। ठीक है, ये मुख्यमंत्री सवाल उठाया, अली बजरंग बली। बोलिए नलिन कोहली, कंप्लीट कीजिए। सौरभ जी, मैं आता हूं सर। सौरभ जी, कौन उठा रहा था वहां पे? अली बजरंग बली उठा उत्तर प्रदेश में। अरे एक मिनट, आप क्या है ना, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश भाई एक थोड़ा भूल कर रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, फिर उसमें आप मध्य प्रदेश जोड़ देते हैं। एक तरफ आप नेता तो उत्तर प्रदेश के थे, नलिन साहब नेता तो योगी आदित्यनाथ ही थे। मैं एनीवे कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि आप योगी जी की सरकार पे लगातार बोल रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश पे बोल रहा हूं, योगी जी की सरकार पे लगातार बोल रहे हैं। एक कानूनी व्यवस्था को लेके जो बहुत प्रश्न था, आज से चंद महीने पहले सरकार आने से पहले वो उस पे कंट्रोल हुआ है। तो लोग जो है ढूंढते हैं भाजपा के साथ एक कम्युनल एजेंडा, क्योंकि यही एकमात्र एक एजेंडा उनका बनता है भाजपा विरोध का। नहीं तो विरोध किस पर करेंगे भाजपा का? ठीक है, लेकिन भाजपा अपना काम करती रहती है, जनता पे हम छोड़ देते हैं बात। चलिए ठीक है, मतलब इनको कम्युनल पेंट किया जाता है। सुरेंद्र राजपूत वो कह रहे हैं हम अगर इनको कम्युनल पेंट नहीं करेंगे तो औरों की सियासत नहीं चलेगी। कब्रिस्तान शमशान का एजेंडा कौन बनाता है नलिन भाई? देखिए सौरभ भाई, एक बड़ा पुराना शेर था
कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। नलिन भाई जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, ये तो आराम से बचा ही ले जाते हैं, लेकिन नलिन भाई कभी जमीन पे आइए और बुलंदशहर में देखिए, कासगंज में देखिए आकर के, जब तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर अटैक किए जाते हैं, और बुलंदशहर में आकर के देखिए जब एक षड्यंत्र के नाम पर गन्ने के खेत में एक क्या नाम गौ मांस जो है लटका करके मुसलमानों को बर्बाद करने की और बदनाम करने की साजिश की जाती है। एक बार जमीन पे तो आइए, दलितों को मरी गाय के खाल निकालने के नाम पर जिंदा दलितों की खाल निकाल लेते हैं आप लोग, और उसके बाद कहते हैं देश में सब शांति है। देखिए यहां से लेकर वो रैगर है, शंभूनाथ रैगर राजस्थान वाला, उसके बाद आप हाई कोर्ट में झंडा फहरा देते हैं। नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार 1.5-2 वर्षों से, और ये नैरेटिव मोदी का क्रिएट किया जा रहा है या भाजपा का क्रिएट किया जा रहा है, और यह विशेष करके माइनॉरिटीज के माइंड में बिठाया जा रहा है, जिससे वह एकजुट होकर या 20% वोट नलिन जी या मोदी जी के खिलाफ लगे, और यह लगातार नैरेटिव चलाया जा रहा है। इस तरह से जिस तरह का दलितों का अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ, या दलितों का अत्याचार जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार किसी के आरोप में कहीं किसी की जान ली जाएगी, उस समय कहीं किसी की जान ली जाएगी तो आरोप लगेगा सरकार पर। मैं पूछ रहा हूं, जब हरियाणा में दलितों के साथ अत्याचार हुए, उनके घर को जला दिया गया, वो घरों और गांवों को छोड़कर लगातार भाग गए, उस समय सुरेंद्र जी कहां थे? पुरानी गलती नहीं, पुरानी नहीं, ये लगातार गलती, जब आप सत्ता में आते हैं ये गलती करते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं यही गलती करते हैं सुरेंद्र जी, और जब सत्ता में आती है तो इसी तरह कम्युनल राइट को बढ़ाती है। चलिए ठीक है, सुनील साजन से सवाल होगा। अब सुनील साजन साहब, जैसे आप लोग कहते हैं कि इनको चुनाव में राम याद आ जाते हैं बीजेपी वालों को, आपको भी बस चुनाव में मुसलमान क्यों याद आते हैं? अभी शाहिद साहब ने सवाल पूछा था आरक्षण के नाम पर मुसलमानों के, आप वादा करके सत्ता में आए थे, कौन सी कमेटी बनाई थी, कौन सा सर्वे किया था? सुनील साजन, चलिए, बड़े मौके पे फोन कट गया है उनका, ये सवाल उन तक जो है वो पहुंच नहीं पाया। लेकिन शाहिद साहब, अब मुझे ये बताइए कि अगर बात हो ही रही है कि उत्तर प्रदेश का खास तौर पर मुसलमान किसको वोट करे, आपकी नजर में, क्योंकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है और सामाजिक बैकग्राउंड भी है, तो इस वक्त उनके भले की सोचने वाला दल है कौन सा? देखिए, ईमानदारी की बात पूछेंगे तो कोई नहीं है, सबको सिर्फ वोट चाहिए। वो समझते हैं कि भेड़ बकरियां इन्हें झुंझुना पकड़ा दो और इनके वोट ले लो, उसके बाद कोई सोचता नहीं, कोई पूछता नहीं। लेकिन अब जो हालात बने हैं, उन हालात में बीजेपी ने, जैसा कि जफर सरेशवाला ने कहा था, दीवार पे धकेल दिया है। उसके सामने कोई आपने विकल्प छोड़ा नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अब अगर कांग्रेस भी मैदान में आएगी और पूरी ताकत से अगर लड़ेगी तो वोट में बंटवारा होगा। कोई भी फॉर ग्रांटेड ना ले, ये ना समझे कि मुसलमान जो है बस हम ही को आंख बंद करके वोट डालने वाला है। आंख बंद करके नहीं डालेगा, मुसलमान को भी एहसास हो गया है। और मुसलमान जो है, देखिए, जमीन पे दूसरे कास्टों के साथ जाता है। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका जुड़ाव दलितों के या जाटों के साथ होता है, ईस्टर्न में जहां पे यादवों के साथ होता है, तो कोई अकेला नहीं चलता। मुसलमान भी सामाजिक जो एक बनता है समीकरण, उस समीकरण के सुनील साजन आगे, सुनील साजन 15 सेकंड में आपको जवाब देना पड़ेगा। शाहिद सिद्दीकी कह रहे हैं कि महागठबंधन बन गया, ये मत समझिए कि मुसलमान आपका हो गया, मुसलमान वोट आपका हो गया। सुनील जी, नहीं, आज सुनील जी का दिन नहीं है, ना मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, ना कोई सवाल उन तक पहुंच रहा है। जफर साहब, 15 सेकंड, शाहिद सिद्दीकी की बात पर आप रिएक्ट करना चाहते हैं। आपने कहा मुसलमान एकमुश्त वोट करेगा बीजेपी को हराने के लिए, वो डिसएग्री करते हैं? नहीं, देखिए, अभी भी 3 महीने बाकी हैं। मैं समझता हूं कि जो मोदी साहब का जो पॉजिटिव नैरेटिव था, अगर वो फिर से आ जाए, और देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये समझता है कि 4.5 साल में बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ नहीं हुआ है, और नफा और नुकसान मुसलमान हिंदू को बराबर हुआ है। तो वो जो पॉजिटिव नैरेटिव मोदी साहब की थी, वो अगर फिर से शुरू करें, और जो इन्होंने किया है उसी को लोगों के सामने लेकर जाएं। लास्ट कमेंट आपका जफर सरेशवाला के पास, अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है?
नहीं, पहली बात है कि जफर भाई जो बात कह रहे हैं, इसलिए हमारे उनकी बात मिल भी रही है। मैं ये पॉजिटिव नैरेटिव की बात कर रहे हैं और मैं पॉजिटिव काम की बात कर रहा हूँ। काम से ही नैरेटिव बनता है। और जहां तक मोदी जी की बात है, हमने भी प्रोग्राम में कहा कोई ऐसी बात बताइए तो सही ना कि कहां पर उन्होंने भेदभाव किया। लेकिन जफर भाई जो एक बात कह रहे हैं, उनकी एक बात में भी तर्क है कि जहां पर नैरेटिव है उसको भी हमें ठीक से लेना है, क्योंकि जब सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं उसमें सब शामिल है, उनको भी लगना चाहिए, जो भी वर्ग हो। यहां पर अगर मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं तो उनको भी ये एहसास होना चाहिए हमारे शब्दों से, हमारे कार्यों से, कि भारत जब सबका है तो सबके लिए काम हो रहा है। नलिन साहब, मुझे लगता है आप अपनी भाषा में सबसे संयमित बात करने वाले और भाषा रखने वाले प्रवक्ताओं में से एक हैं, और आपकी जैसी वाणी अगर सबकी हो जाए तो मुझे लगता है जफर सरेशवाला की शिकायत कम से कम दूर हो जाएगी कि नैरेटिव बिगड़ रहा है, काम चाहे खराब नहीं भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन कोहली, शाहिद सिद्दीकी, जफर सरेशवाला, डॉक्टर संजीव तिवारी और सुनील साजन जी आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए।